नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत प्लेटो के काव्य सिद्धांत पर विचार करेंगे। लेकिन इसके पहले आमतौर पर यह विचार है कि प्लेटो काव्य और कला के विरोधी थे। हमें इसकी पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक है। प्लेटो का जन्म 428 से 427 ईसा पूर्व से 348 से 347 ईसा पूर्व माना जाता है। वह यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। उसके पिता अरिस्टोन तथा माता पेरिक्टोन सामंत वर्ग से थे तथा इतिहास प्रसिद्ध कुलीन व्यक्ति थे। 404 ईसा पूर्व में प्लेटो सुकरात का शिष्य बना। प्लेटो का जन्म यूनान के मध्य भाग अत्तिका की राजधानी एथेंस में हुआ था। एथेंस उस युग में समस्त बौद्धिक और कलात्मक उपलब्धियों का केंद्र था। उस समय स्पार्टा अपने शौर्य और पराक्रम के लिए विख्यात था। स्पार्टा ने एथेंस पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध 27 वर्ष तक चला और अंत में स्पार्टा विजयी हुआ। कलात्मक और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए विख्यात एथेंस स्पार्टा के साहस और शारीरिक बल से पराजित हो गया। पराजय के समय प्लेटो की उम्र लगभग 23 वर्ष की थी। पराजय की ग्लानि ने उस भावुक और चिंतनशील युवक के संपूर्ण व्यक्तित्व को झकझोर कर रख दिया। अब उसकी एक ही कामना थी कि उसके राज्य के नागरिक उत्साही शूरवीर हों, जिनमें देश की आज़ादी के लिए मर मिटने की अदम्य साहस हो। क्योंकि प्लेटो ने यह अनुभव किया था कि गुलामी मृत्यु से भी अधिक भयावह होती है। इसीलिए प्लेटो मात्र ऐसे कला को बड़ा ही माना जाता था जो कि नागरिकों के सशक्त व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हो। ऐसे काव्य कला को ही वह महत्व देता था। ऐसा नहीं था कि सभी काव्य का उन्होंने विरोध किया। वो उन्हीं काव्यों को महत्व देते थे जो नागरिकों के सशक्त व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हो। इसलिए प्लेटो को काव्य और कला का विरोधी आम रूप पर मान लिया जाता है। उसने होमर जैसे महान कवि के काव्य पर भी अनेक आक्षेप किए। प्लेटो ने काव्य के प्रमुख दृश्य रूप ट्रेजेडी की निंदा की है। उन्होंने कहा है, यदि कोई अभिनेता हमारे यहाँ आकर अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहे, हम उसके सामने घुटने टेक कर मधुर, पवित्र एवं विलक्षण जीव के रूप में उनकी पूजा करेंगे। उनके शरीर में सुगंधित अंगराग लगाकर और उसके सिर पर उनकी माला, ऊन की माला डालकर अपने गणराज्य से उन्हें दूर दूसरे नगर भेज देंगे। अब यह उनकी धारणा थी। प्लेटो की प्रमुख रचना द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉग, इयोन, सिम्पोजियम आदि है। उसने द रिपब्लिक में अपने विचार व्यक्त किए हैं कला और साहित्य के संबंध में। प्लेटो कवि के व्यक्तित्व को बांसुरी की तरह मानते हैं, जिनमें ईश्वर स्वर फूंकता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर में आस्था रखने वाले प्लेटो के द्वारा काव्य की निंदा करने उनके भीतर के अंतर्विरोध का ही द्योतक है। जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है और यह मानता है कि कवि का व्यक्तित्व बांसुरी की तरह है जिसमें ईश्वर स्वर फूंकता है, फिर वह काव्य का और कला का विरोध कैसे कर सकता है। लेकिन एक प्रकार का यह अंतर्द्वंद प्लेटो के व्यक्तित्व में दिखता है। दृश्य काव्य के दो रूपों पर प्लेटो ने आक्षेप किया है। उसका कहना है कि ट्रेजेडी में कलह, हत्या, रुदन आदि को देखकर तथा कॉमेडी में अभद्रता, मस्खरापन, विद्रूपता आदि को देखकर दर्शक के मन में निकृष्ट भाव उत्पन्न होते हैं। दूसरा आक्षेप उन्होंने यह किया है कि ट्रेजेडी और कॉमेडी के अभिनय के क्रम में बुरे चरित्रों का अभिनय करने वाले अभिनेताओं में भी बुराई आ जाती है। उनका मानना है कि चूंकि अभिनेता उदात्त चरित्र का निर्माण करने में असमर्थ होते हैं और असाधारण प्रेक्षक उनका भावन करने में अशक्त होते हैं, इसलिए
नाटककार नाटक को लोकप्रिय बनाने के लिए ओछे चरित्र का ही अंकन करते हैं, यह उनकी धारणा थी। और तीसरा आक्षेप उन्होंने यह किया है कि यदि कोई अभिनेता अपने व्यक्तिगत जीवन में गंभीर प्रवृत्ति का है और वह ट्रेजेडी या कॉमेडी का अभिनय में छिछलापन करता है तो यह असंगत है। इस प्रकार प्लेटो ने काव्य के विभिन्न सिद्धांतों, विशेषकर ट्रेजेडी पर अनेक आक्षेप किए हैं और उसका विरोध किया है। प्लेटो का अनुकरण संबंधी सिद्धांत जो है उसके अनुसार तो पहले प्लेटो का मत है कि इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द ट्रुथ, अर्थात कविता अनुकरण का अनुकरण है, अतः सत्य से दोगुनी दूरी पर है, अतः त्याज्य है। कविता जगत की अनुकृति है, जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से दोगुनी दूरी पर है। अपनी पुस्तक गणराज्य में उन्होंने लिखा है, पोएट्री अपीलिंग not to the reason but to the emotion excites, feeds and strengthens the most worthless part of the soul। तात्पर्य यह कि कविता हमारी वासनाओं का दमन करने के स्थान पर उसका पोषण और सिंचन करती है, क्योंकि वह तर्क या बुद्धि को प्रभावित करने की वजह भी है या भावनाओं को प्रभावित भी करती है। कविता भावों को उद्वेलित कर व्यक्ति को कुमार्गी बना देता है, अतः कविता अनुपयोगी है। कवि का महत्व एक मोची से भी कम है, उन्होंने कहा है, इसलिए उसका भी कोई उपयोग है लेकिन कविता का तो कोई उपयोग नहीं है। अर्थात किन आधारों पर प्लेटो ने ये आक्षेप किए हैं कविता को उन्होंने देखने की कला को चेष्टा की है। एक पहला था सत्य का उद्घाटन, यही प्रयोजन उन्होंने माना है काव्य का। उनके दृष्टि से काव्य के प्रयोजन को हम माने, कला के प्रयोजन को, तो पहला यह है कि वह सत्य का उद्घाटन करे। मानव कल्याण एवं राष्ट्रोत्थान, मैंने कहा था आपसे एथेंस के हार जाने के बाद उनके मन में जो भाव था, इसलिए उन्होंने राष्ट्रोत्थान को महत्व दिया। जिस काव्य में राष्ट्रोत्थान की भावना है, वह जो नागरिक को मजबूत बनाता है, शक्ति प्रदान करता है, वह तो ठीक है। दूसरे वो जो है उसको नकारा है उन्होंने, और आनंद प्रदान करना, और चौथा उन्होंने कहा है शिक्षा देना। तो इस प्रकार प्लेटो के दृष्टि में जो काव्य के प्रयोजन थे वे इन चारों की चर्चा हमने की। प्लेटो के काव्य का विरोध चार दृष्टियों से किया है उन्होंने। पहला तो मैंने कहा आपसे कि नैतिक आधार पर किया है, दूसरा भावात्मक आधार पर, तीसरा बौद्धिक आधार पर, प्लेटो विशुद्ध बौद्धिवादिक थे, और चौथा शुद्ध उपयोगितावादी दृष्टि से उन्होंने काव्य को देखा है। प्लेटो का महत्व उसी सीमा तक, काव्य का महत्व प्लेटो स्वीकार करते हैं जहां तक कि वह गणराज्य के नागरिकों में सत्य सदाचार की भावना को प्रतिष्ठित करने में सहायक हो। कला और साहित्य की कसौटी उनके लिए आनंद एवं सौंदर्य न होकर उपयोगितावाद है। वह कहते हैं, चमचमाती हुई स्वर्ण जटित अनुपयोगी ढाल से गोबर की उपयोगी टोकरी अधिक सुंदर है। उसके विचार से कवि या चित्रकार का महत्व मोची या बढ़ई से भी कम है, क्योंकि वह कुछ प्रस्तुत तो करता है, वह कुछ करके दिखाता तो है, लेकिन काव्य से तो वह भी संभव नहीं है। सत्य रूप तो केवल विचार रूप में अलौकिक जगत में ही है। इसीलिए वो मानता है कि काव्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है। इस प्रकार वह सत्य से दोगुनी दूरी पर है। इस बात की चर्चा हमने पहले की थी। कविता अनुकृति और सर्वथा अनुपयोगी है, इसलिए वह प्रशंसनीय नहीं अपितु दंडनीय है। वह कवि के तुलना में एक चिकित्सक, सैनिक या प्रशासक का महत्व अधिक मानते हैं। प्लेटो कहते हैं कि कवि अपनी रचना से लोगों की भावनाओं और वासनाओं को उद्वेलित कर समाज में दुर्बलता और अनाचार के पोषण को भी अपराध करता है। कवि अपनी कविता से आनंद प्रदान करता है, परंतु दुराचार एवं कुमार्ग की ओर प्रेरित भी करता है।
इसलिए राज्य में व्यवस्था हेतु उसे राज्य से निष्कासित कर देना ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्लेटो के भीतर कोई अंतर्द्वंद था। प्लेटो कहीं न कहीं एक और, बल्कि प्लेटो ने स्वयं भी कविता लिखा था, लेकिन वह कहकर उसे त्याज्य मान लिया क्योंकि उसमें भावना की प्रधानता थी। उनका मानना है कि किसी समाज में सत्य, न्याय और सदाचार की प्रतिष्ठा तभी संभव है जब उस राज्य के निवासी वासनाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए विवेक एवं नीति के अनुसार आचरण करें। वह चुनौती देते हुए होमर से पूछते हैं कि क्या कविता से किसी को रोग मुक्त कविता कर सकती है? क्या कविता से कोई युद्ध जीता जा सकता है? क्या कविता से श्रेष्ठ शासन व्यवस्था स्थापित की जा सकती है? इस प्रकार के आक्षेप प्लेटो के रहे हैं। प्लेटो के अनुसार मानव के व्यक्तित्व के 3 आंतरिक तत्व होते हैं: बौद्धिक, ऊर्जस्वी एवं सतृष्ण। काव्य विरोधी होने के बावजूद प्लेटो ने वीर पुरुषों के गुणों को उभार कर प्रस्तुत किए जाने वाले तथा देवताओं के स्तोत्र वाले काव्य को महत्वपूर्ण एवं उचित माना है। होमर जैसे कवि पर उन्होंने कई आक्षेप किए हैं। यहाँ संक्षेप में हम देख लेते हैं कि होमर पर उन्होंने कौन कौन से आरोप किए हैं। होमर ने इलियड और ओडिसी नामक काव्य में देवताओं के चरित्र को भी लोभी, कपटी, कलही और क्रूर बनाकर चित्रित किया है। यह असत्य और अनुचित तो है ही, ऐसे चित्र से पाठक को कोई सत प्रेरणा भी नहीं मिल सकती है। तो इसका विरोध इस कारण उन्होंने किया है प्लेटो ने। दूसरा था कि वीर नायकों के चरित्र में दुर्बलता दिखाई गई है होमर के काव्य में। होमर और हेसियोद के काव्य में भय उत्पन्न करने वाले प्रसंग भी आए हैं जो पाठक को दुर्बल और भीरू बनाते हैं। होमर के काव्य में उत्सव और भोग विलास का जो वर्णन है वह पाठक में विलास की प्रवृत्ति जागृत करता है। ऐसे वर्णन समय और सात्विकता में बाधक होते हैं। उनके काव्य में सज्जन को दुख और दुर्जन को सुख भोगते हुए दिखाया गया है। इसका युवकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें सज्जनता को अपनाने का उत्साह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो ने केवल बुद्धि सम्मत तथा तथ्य को गौण मानकर भावना प्रधान काव्य को उपेक्षित मान लिया है। बाद में अरस्तु ने, उन्हीं के शिष्य एरिस्टोटल, अरस्तु ने इनके विचारों का अपने तरह से नई टिप्पणी की है, विचारों का नया रूपांतरण किया है। उन्होंने काव्य के सार्थकता को विवेचन सिद्धांत, अन्य सिद्धांतों से उन्होंने उसको सिद्ध किया है। बुद्धि और भावना दोनों का जीवन में, प्लेटो का मानना है कि बुद्धि और भावना दोनों का जीवन में अपना अपना महत्व होता है। दोनों के समन्वय से ही जीवन संतुलित विकास होता है। प्लेटो केवल बुद्धिवाद पर निर्भर थे, बुद्धिवाद को महत्व देते थे, भावना को उनके जीवन में महत्व नहीं दिया उन्होंने। इसका कारण मैंने आरंभ में आपको बताया है। तो यह था कि जीवन में तो दोनों का महत्व है। और प्लेटो के शिष्य आगे चलकर इन सिद्धांतों का नवीन रूप से व्याख्या किया है अरस्तु ने। हम कह सकते हैं कि प्लेटो का विचार एक तरह से एकांगी और पूर्वाग्रहपूर्ण होने पर भी पाश्चात्य काव्य चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जिस तरह से वो अपने शिष्य, जिसको बहुत मानते थे प्लेटो, कहते थे कि हमारे गुरुकुल के सभी शिष्य जो हैं वो उसके शरीर हैं और प्लेटो उसका मस्तिष्क है। ऐसा जो उनका शिष्य था, उस शिष्य ने आगे चलकर प्लेटो के सिद्धांत को नई रूप में प्रस्तुत किया। और अनुकरण सिद्धांत हो और ट्रेजेडी पर जो आक्षेप उनका था उसको विवेचन के सिद्धांत से खंडित किया, जिसे हम आगे चलकर उसको देखेंगे। किंतु इतना तो अवश्य है कि पाश्चात्य काव्य चिंतन में प्लेटो का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज इतना ही हम लोग प्लेटो के बारे में जाने। बहुत बहुत धन्यवाद।